हाँ जी बेटा, तो इस क्लास में हम लोग आपका क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। राइट, इट्स अ ब्यूटीफुल चैप्टर, यू विल एंजॉय इट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ यूज़ होता है ये। तो पहले ये समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली ये परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस है क्या। ठीक है, देखिए, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, इसका यूज़ जो है रियल लाइफ में, वो मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। ठीक है, मान लिया आपकी क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, वैसे तो आपकी क्लास में 30, 35, 40, 50 स्टूडेंट्स होंगे, बट एग्जाम्पल के लिए मैं मान रहा हूँ ताकि चीज़ें सिंपल रहें कि आपकी क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आपकी क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उनके जो नाम हैं वो हैं S1, S2, S3, S4 एंड S5। ये 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब हमारा एक सिलेक्शन होना है। मान लीजिए एक क्विज होनी है किसी स्कूल में। ठीक है, उसके लिए 3 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होना है। ठीक है, तो अब इन 5 में से 3 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो वी हैव टू सेलेक्ट 3 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन ये है कि लेट जस्ट नॉट राइट दिस। मैं आपको सीधा क्वेश्चन देता हूँ कि मेरे को एक 3 लोगों की, 3 बच्चों की टीम सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 students be selected out of 5 स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आया हमारे पास कि हमारे पास ये 5 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, तो इसने हमें बोला कि यार हमें 3 स्टूडेंट्स की एक टीम सेलेक्ट करनी है, तो ये कितने तरीके से किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है, कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। राइट, इन 5 स्टूडेंट्स में से तो हम S1, S2, S3 को भी सेलेक्ट कर सकते थे। राइट, या फिर हम S1, S3, S4 को भी सेलेक्ट कर सकते थे। राइट, या फिर हम S1, S2, S4 को भी सेलेक्ट कर सकते थे, या फिर हम S2, S3, S4 को भी सेलेक्ट कर सकते थे। अगर हम इस तरह से लिखना शुरू करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। तो अगर हमें बताना है कि हम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो क्या हम अब सारे कॉम्बिनेशंस लिखने बैठेंगे? एक एक कॉम्बिनेशन को लिखते हुए तो बहुत टाइम लग जाएगा। राइट, और ये तो सिर्फ 5 स्टूडेंट्स की बात है, जिसमें से 3 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स होते और इनमें से 11 स्टूडेंट्स की एक क्रिकेट टीम सेलेक्ट करनी होती, तो क्या हम 11-11 के कॉम्बिनेशंस लिखते 50 स्टूडेंट्स में? सोचो कितने हज़ार कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। राइट, सो प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लिस्ट ऑल द कॉम्बिनेशंस। राइट, कि हमें अगर 3 लोगों को 5 लोगों में से सेलेक्ट करना है, तो वो कॉम्बिनेशंस जो हैं, सारे कॉम्बिनेशंस को लिखना पॉसिबल नहीं है। राइट, तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने का कोई तो तरीका होगा कि अगर मेरे पास 5 स्टूडेंट हैं, मुझे 3 स्टूडेंट्स की टीम चाहिए, तो मैं कितने तरीके से उनके कॉम्बिनेशंस बना सकता हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके को, जो ये तरीका है हमारे पास, जो फॉर्मूला है, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस। राइट, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस में क्या होता है कि सेलेक्टिंग
सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। हो सकता है आपको बुक्स सेलेक्ट करनी हो सकता है आपको लेटर्स सेलेक्ट करने हो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, हो सकता है आपको नंबर्स सेलेक्ट करने हो, तो वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स ले लिया है, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन बोलता है सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में हमारे पास 5 डिफरेंट स्टूडेंट्स थे, राइट, पांचों अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो n जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, एक जैसे नहीं होने चाहिए। तो आई एम श्योर कोई भी स्टूडेंट एक जैसा नहीं होगा, 2 स्टूडेंट एक जैसे नहीं होंगे, राइट। तो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से अगर हमें r ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज, कितने नंबर ऑफ वेज में हम इसको कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस, ठीक है। कॉम्बिनेशंस हम उसमें यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, किस तरीके से हम करते हैं, तो ये हम तब पढ़ेंगे जब हम कॉम्बिनेशंस के कॉन्सेप्ट पे पहुंच जाएंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये एग्जैक्टली है क्या और इसका यूज क्या है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन हमें समझ में आ गया। आर चीजें सेलेक्ट, जैसे हाँ आर की वैल्यू यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या है, 3 है, राइट, और एन की वैल्यू क्या है, 5 है, क्योंकि हमें 5 में से 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करने थे, तो n में से r ऑब्जेक्ट्स हमें सेलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉम्बिनेशन, राइट। अब हम पढ़ते हैं परम्यूटेशन। अब आपको बोला गया, एक क्वेश्चन दिया गया कि यार ये सेलेक्ट तो कर लिए, ठीक है, तो आपको बोला गया इन हाउ मैनी वेज कैन 3 students be selected, ध्यान से सुनना, 3 students be selected and arranged in a row out of 5 students, अब की बार आपको ये क्वेश्चन दिया गया, तो कहने का मतलब क्या है, पिछले वाले की तरह ही आपको इसमें सिलेक्शन तो करना ही है, 5 में से 3 स्टूडेंट को सेलेक्ट तो करना ही है। अब जो 3 स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं उनको आपको अरेंज भी करना है एक रो में, ठीक है। सो मान लीजिए ये एक रो है, तो अब आपने मान लीजिए यहाँ से 3 स्टूडेंट सेलेक्ट किए, तो नंबर ऑफ वेज आपके कुछ निकल के आए, अब आपको इनको अरेंज भी करना है, ठीक है। तो हो सकता है आप S1 S2 S3 अरेंज करें। अच्छा, इसी का एक कॉम्बिनेशन ये भी बन सकता है S2 S1 S3। अब देखो, अगर मैं सिलेक्शन की बात करूं तो ये दोनों सेम है, S1 S2 S3 लिख लो या S2 S1 S3 लिख लो, भाई कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्टूडेंट्स है, S1 S2 और S3 का। बट अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूं तो ये और ये डिफरेंट है, राइट। इसमें S1 पहले है, S2 बाद में है, S3 उसके बाद है, इसमें S2 S1 S3 है, ठीक है। तो जहां पे अरेंजमेंट की बात आती है वहां पे ऑर्डर भी मैटर करता है, ऑर्डर ऑल्सो मैटर्स, राइट, ठीक है। तो जहां पे हमारी अरेंजमेंट की बात आएगी, वहां पे हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशंस, ठीक है। तो परम्यूटेशन हमें समझ में आ गया जहां पे अरेंजमेंट की बात आएगी, और जहां पे सिर्फ हमें सिलेक्शन करना होगा वहां पे हम यूज करेंगे कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो अगर 5 में से 3 स्टूडेंट्स को सिर्फ सेलेक्ट करना है तो मेरा जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो कॉम्बिनेशंस का कॉन्सेप्ट यूज होगा, और अब मुझे अगर उन 3 स्टूडेंट्स को एक रो में अरेंज भी करना है तो फिर मेरा कॉन्सेप्ट जो यूज होगा वो होगा परम्यूटेशन का, ठीक है। सो एसेंशियली परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन मुझे ये बताएगा कि इन हाउ मैनी वेज आई कैन सेलेक्ट 3 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स, एंड इन हाउ मैनी वेज आई कैन फर्दर अरेंज दोज स्टूडेंट्स इन अ रो, ठीक है। तो ये चीज मुझे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट बताएगा, ठीक है। इन हाउ मैनी वेज, कितने तरीके से मैं ये चीज कर सकता हूं, ठीक है, ये चीज मुझे बताएगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है।
तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दिस इज आवर चैप्टर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं, फ्लो ऑफ चैप्टर है ना, फ्लो ऑफ चैप्टर। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ने वाले हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमें पढ़ना है। इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ये दो चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो ये एक चीज़ पढ़ेंगे हम। सेकंड चीज़ इसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशन, ठीक है। तो ये एक नोटेशन होती है फैक्टोरियल नोटेशन, ठीक है। ये जब कॉन्सेप्ट पे पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ये हमें पढ़ना होगा, ठीक है। तो जब हम ये दोनों चीज़ें पढ़ लेंगे उसके बाद हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे परम्यूटेशंस, ठीक है। फिर एक्चुअल परम्यूटेशंस और उसके क्वेश्चंस करेंगे, और फिर फोर्थ टॉपिक हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस, ठीक है। और फिर ये सब करने के बाद हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज आ जाएगी, ठीक है। तो एसेंशियली 6.1 में हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ेंगे, 6.2 में हम फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ेंगे, 6.3 में हम परम्यूटेशंस के बारे में पढ़ेंगे, 6.4 में हम कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम मिसलेनियस करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फ्लो ऑफ चैप्टर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हमने ये समझ लिया कि परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली होता क्यों यूज होता है। अब हम एक एक करके अपने टॉपिक्स पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, राइट, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। अब यहां पे मैंने आपको दो चीजें बताई थी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं इन दोनों को, ये दोनों एग्जैक्टली होते क्या हैं, ठीक है। तो मान लिया कि कोई इवेंट है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि जब हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो किसी भी काम के होने को हम इवेंट बोलेंगे, ठीक है। तो किसी भी कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उसको हम इवेंट बोलेंगे, राइट। सो ठीक है। तो हमने बोला कि लेट इवेंट 1 कैन हैपन इन m ways। कोई इवेंट 1 है, ठीक है, जो m तरीकों से किया जा सकता है। और एक और इवेंट है, लेट इवेंट 2 कैन हैपन इन n ways। ये n तरीकों से किया जा सकता है, ठीक है। सेम इज ट्रू फॉर दिस ऑल्सो। इवेंट 1 जो है वो m ways से किया जा सकता है, और इवेंट 2 जो है वो n ways से किया जा सकता है, ठीक है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहता है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट 1 एंड इवेंट 2 both can happen is m into n। दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर इवेंट 1 एंड इवेंट 2 दोनों को होना है, ठीक है, दोनों को होना है, तो उनकी जो
जो उनका जो नंबर ऑफ वेज होगा वो m इंटू एन होगा। m तरीके से इवेंट 1 हो सकता था और इवेंट 2 n तरीकों से हो सकता था। तो m एंड n दोनों को होने का जो प्रोबेबिलिटी, जो नंबर ऑफ वेज होगा वो m इंटू एन होगा। ठीक है, अगर मैं और इसको अच्छे तरीके से लिखूं तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि द नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट 1 एंड इवेंट 2 हैपन्स, ठीक है, वन आफ्टर द अनदर इज इक्वल टू m इंटू एन। बट मैं वो नहीं लिख रहा हूं वन आफ्टर द अनदर, बिकॉज वो आपको अननेसेसरीली कंफ्यूज करेगा। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रहा हूं कि द नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट 1 एंड इवेंट 2 हैपन्स इज इक्वल टू m इंटू एन। और ये बोलता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन कि द नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट 1 और इवेंट 2 happens is equal to m plus n। क्या डिफरेंस है दोनों में? यहां पे बोल रहा है कि इवेंट 1 एंड इवेंट 2 हैपन्स, मतलब इवेंट 1 का होना भी जरूरी है और इवेंट 2 का होना भी जरूरी है, दोनों का होना जरूरी है। इंपॉर्टेंट जो वर्ड है यहां पे एंड है। ठीक है, इवेंट 1 एंड इवेंट 2 दोनों हो रहे हैं। यहां पे क्या है इंपॉर्टेंट वर्ड? और है। तो या तो इवेंट 1 हो या इवेंट 2 हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, उसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? m प्लस n। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया यू हैव 4 शर्ट्स एंड 3 पैंट्स। आपके पास 4 शर्ट्स हैं और 3 पैंट्स हैं। हाउ मैनी पेयर्स of shirts and pants are possible? अब देखो आपके पास 4 शर्ट्स हैं और 3 पैंट्स हैं। ठीक है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ शर्ट्स एंड पैंट्स आर पॉसिबल। अब पेयर बनाने के लिए ज़रूरी है कि मुझे एक शर्ट को पहले तो सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड फिर मुझे एक पैंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी पेयर बन पाएगा। मैं और तो नहीं डाल सकता बीच में कि मैं एक शर्ट सेलेक्ट कर लूं या फिर एक पैंट सेलेक्ट कर लूं, ऐसा तो नहीं बोल सकता मैं। मुझे इवेंट 1 को भी करना ज़रूरी है, मतलब मुझे शर्ट को भी सेलेक्ट करना ज़रूरी है और मुझे एक पैंट्स को भी सेलेक्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो दोनों इवेंट्स का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? एंड लगेगा। ठीक है, तो मैं बोलूँगा नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग अ शर्ट। 1 शर्ट सेलेक्ट करनी है मुझे 4 में से, तो कितने तरीकों से मैं शर्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ? यार मेरे पास 4 शर्ट हैं तो कोई भी एक शर्ट उठा सकता हूँ मैं, तो मेरे पास टोटल कितने नंबर ऑफ वेज हैं? 4, राइट। 4 ऑप्शंस हैं मेरे पास, तो 4 तरीके से ये काम किया जा सकता है। ठीक है, एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग अ पैंट्स, यहाँ पे शर्ट्स नहीं आएगा, शर्ट आएगा, सेलेक्टिंग अ शर्ट, बट पैंट्स में पैंट्स ही होता है। ठीक है, तो मेरे पास टोटल कितने पैंट्स हैं? 3 पैंट्स हैं। ठीक है, तो कोई भी एक पैंट में सेलेक्ट कर लूँगा, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग इवेंट 1 कितना है? 4 है। नंबर ऑफ डूइंग ऑफ इवेंट 2 कितना है? 3 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ पेयर्स, राइट, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ शर्ट एंड पैंट्स पॉसिबल। कितने नंबर ऑफ पेयर्स बन सकते हैं? अब पेयर कैसे बनेगा? एक पैंट्स सेलेक्ट करनी है, एक शर्ट सेलेक्ट करनी है। एक पैंट्स को सेलेक्ट करने का नंबर ऑफ वेज है 4, एक शर्ट को सेलेक्ट करने का 4 वेज है, एक पैंट्स को सेलेक्ट करने का 3 वेज है। तो टोटल कितना हो जाएगा? m इंटू एन, विच इज़ 4 इंटू 3, विच इज़ 12। तो टोटल 12 तरीके से मैं पेयर बना सकता हूँ, राइट। इसको एक बार समझ भी लेते हैं, क्या ये एक्चुअल में हो रहा है। देखो आपके पास 4 शर्ट्स हैं, S1,
S2, S3 एंड S4, ये 4 शर्ट्स हैं आपके पास, ठीक है। और आपके पास 3 पैंट्स हैं, P1, P2, P3, ठीक है। तो आप S1 के साथ तीनों पैंट्स का पेयर बना सकते हो, S1 के साथ आप P1 का पेयर भी बना सकते हो, P2 का पेयर भी बना सकते हो और P3 का पेयर भी बना सकते हो, राइट। इसी तरीके से आप S2 शर्ट के साथ भी P1 का पेयर बना सकते हो, P2 का पेयर बना सकते हो, P3 का पेयर बना सकते हो, ठीक है। सिमिलरली आप S3 शर्ट के साथ भी P1 का, P2 का एंड P3 का पेयर बना सकते हो। एंड सिमिलरली आप S4 शर्ट के साथ भी P1 का, P2 का एंड P3 का पेयर बना सकते हो। यही सारे पेयर बना सकते हो, इसके अलावा तो कोई पेयर नहीं बन सकता। तो देखो S1 के साथ 3 पैंट्स का पेयर, मतलब 3 पेयर तो यहाँ से बन रहे हैं, 3 यहाँ से बन रहे हैं, 3 यहाँ से बन रहे हैं S3 से, और 3 S4 से बन रहे हैं। तो टोटल कितने पेयर बन सकते हैं? 12 पेयर बन सकते हैं, ठीक है। तो इतना लंबा प्रोसेस करने की बजाय मैंने क्या बोला? मैंने बोला यार मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा दूंगा, ठीक है। तो मैंने बोला यार शर्ट को सेलेक्ट करने के 4 वेज हैं, पैंट्स को सेलेक्ट करने के 3 वेज हैं, और मुझे पता है कि पेयर तभी बनेगा जब दोनों काम होंगे, दोनों इवेंट्स का होना ज़रूरी है। तो मतलब बीच में एंड लगेगा, राइट। तो मतलब m इंटू एन विच इज़ 4 इंटू 3, 12। तो 12 नंबर ऑफ वेज में मैं पेयर बना सकता हूँ, ठीक है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन का एक एग्जाम्पल समझते हैं, इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। तो मान लिया आपके पास यू हैव 5 पेयर्स ऑफ sport shoes and 4 pairs of leather shoes, ठीक है। तो क्वेश्चन है in how many ways can a pair of shoes be selected, ठीक है भाई। एक शूज का पेयर कितने नंबर ऑफ वेज में सेलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। या इन हाउ मैनी वेज कैन अ पेयर ऑफ शूज बी वॉन, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग अ स्पोर्ट शूज, कितने तरीके से आप एक स्पोर्ट शूज को जो है सेलेक्ट कर सकते हो। आपके पास टोटल 5 पेयर्स हैं, तो मतलब आप कोई भी एक उठा सकते हो 5 में से, राइट। 1 पेयर हमें लेना है लास्ट में, ठीक है। और नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग अ लेदर शूज कितने होंगे? 4 होंगे, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप एक के ऊपर एक जूता पहन लोगे, ठीक है। पहले स्पोर्ट शूज़ पहना, उसके ऊपर आपने लेदर शूज़ भी पहन लिया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, राइट। क्या पॉसिबिलिटी है यार? या तो आप लेदर शूज़ पहनोगे या आप स्पोर्ट शूज़ पहनोगे, कोई भी एक ही पेयर पहनोगे ना, राइट। मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है? और शब्द आ रहा है ना, या शब्द आ रहा है, या और, राइट, ठीक है। सो यू हैव टू सेलेक्ट ईदर स्पोर्ट शूज और लेदर शूज, ठीक है। तो हाउ मैनी वेज कैन अ पेयर ऑफ शू बी सेलेक्टेड? तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग अ पेयर ऑफ शूज इज इक्वल टू 5 + 4 विच इज 9। तो टोटल आपके पास 9 पेयर हैं, है ना। कॉमन सेंस भी बोल रही है ना ये तो, कि आपके पास 9 पेयर हैं, आप 9 में से कोई भी एक पेयर उठा के पहन लोगे, राइट। तो आपके पास टोटल कितने तरीके हैं? 9 तरीके हैं जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, डिफरेंस कि यहाँ पे क्या हो रहा था? एंड हो रहा था, ठीक है, क्योंकि शर्ट एंड पैंट्स दोनों को पहनना जरूरी था। तो m इंटू एन हो रहा था यहाँ पे, ठीक है, m मल्टीप्लाइड बाय n। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पे भी एंड लगेगा वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगेगा, जहाँ पे भी और लगेगा शब्द और, ठीक है, और, तो वहाँ पे एडिशन लगेगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एसेंशियली
भाई सेलेक्टिंग अ स्पोर्ट शूज और अ लेदर शूज, दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट कर सकते हो, तो और लगा तो बीच में प्लस लगा। और अगर हम लॉजिकली देखें तो भी सेंस बन रही है ना, यहाँ पे हमारे 12 पेयर्स आ रहे हैं जब हमने काउंट किया, ठीक है, और यहाँ पे भी हमें समझ में आ रहा है कि यार हाँ हमारे पास टोटल 9 पेयर्स हैं और उसमें से हमें कोई भी एक पेयर सेलेक्ट करना है, तो हमारे पास टोटल 9 पेयर्स, 9 नंबर ऑफ वेज हैं, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, राइट, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये आपके पूरे चैप्टर में काम आएगी, ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना है। अभी इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, आपकी पूरी एक एक्सरसाइज भी है वो भी करेंगे, ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको, राइट, ठीक है। तो एक बार छोटा सा रिकैप कर देता हूँ, अभी तक हमने क्या पढ़ा इस क्लास में कि यार ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। तो हमने समझा कि परम्यूटेशन जहाँ पे यूज़ होगा वहाँ पे हम अरेंजमेंट कर रहे होंगे ऑब्जेक्ट्स का, और जहाँ पे सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना होगा वहाँ पे हम कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है। और एसेंशियली हम नंबर ऑफ वेज पे बात करेंगे, है ना, कि यार कितने नंबर ऑफ वेज में ये सिलेक्शन किया जा सकता है, कितने नंबर ऑफ वेज से ये अरेंजमेंट किया जा सकता है, ठीक है। फिर हमने फ्लो ऑफ चैप्टर देखा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अभी ये आगे के जो टॉपिक्स हैं इनको हम बाद के लिए रखते हैं, राइट। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन में हमने डिफरेंस देखा कि यार अगर दो इवेंट हैं जिसमें इवेंट 1 m तरीक़ों से हो सकता है और इवेंट 2 n वेज में हो सकता है, तो अगर दोनों को एक साथ होना है एंड उनके बीच में आ रहा है, ठीक है, वो क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इन दोनों का होना ज़रूरी है, या एंड आएगा या और आएगा, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इवेंट 1 एंड इवेंट 2 दोनों जहाँ पे हो रहे होंगे वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगेगा, और इवेंट 1 और इवेंट 2 जहाँ पे हो रहा होगा वहाँ पे एडिशन लगेगा, राइट। तो इस क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपके एक्सरसाइज 6.1 के एग्जाम्पल से शुरू करेंगे, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग पे बेस्ड होंगे, एंड मोस्टली हमारे क्वेश्चन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड होंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन बहुत कम यूज़ होगा, बट ये कई जगह पे यूज़ होगा, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। आपकी एनसीईआरटी में ये नहीं दिया गया है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया है क्योंकि एक दो जगह पे ये यूज़ होगा, ठीक है। बट मोस्टली हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो हम इसके क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।